हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूरी लास्ट टॉपिक है हमारे पास हिस्टेरिसिस करो। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक एक क्यूरी लॉ देख लेते हैं। क्यूरी लॉ क्या बोलते हैं? देखो, आपके पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, इस पर आपने कोई एच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इसकी वजह से जितना फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा इसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, है ना। सब फील्ड एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो मतलब इसके अंदर एच लगाने की वजह से आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो गया। तो जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना फील्ड आपने अप्लाई किया था, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है उस टाइम का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है डाइपोल जो है रैंडमली अरेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। फील्ड ने क्या किया था, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में लाके एक नेट फील्ड प्रोड्यूस कर दिया था। पर टेम्परेचर हरदम रैंडमनेस बढ़ाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रैंडमनेस आएगी तो आपके पास जो आई है, जो यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे वे कम हो जाएंगे, तो आई घट जाएगा। तो जो ये आई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी। आई और एच को इधर ले आता हूँ तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। आई बाई एच आपको पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाई टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो सी आ गया। सी जो होता है आपके पास, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर ये आपके पास एक कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ। मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मटेरियल है आपके पास वो अपना मैग्नेटाइजेशन लूज करने लग जाता है। कितना लूज करने लग जाता है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने से, वो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक मतलब ग्राफ भी रहता है इस तरीके का। यहाँ पे आप आई बटे एच और यहाँ पर एच अपॉन टी और यहाँ पर आई लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहता है कि आपके पास आई बटे एच जब ज़्यादा है, तो आप मैग्नेटिक बट अच्छे से मैग्नेटाइज होता है। तो जब आई बटे एच कम होने लगता है, इधर कम होएगा, तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन लूज होने लग जाता है। आई बटे टी का कम होना, एच बटे अपन टी का कम होना मतलब कि टेम्परेचर का बढ़ना है, तो टेम्परेचर का बढ़ना मतलब कि आई का कम होना, ठीक है। आई एच बटे टी बढ़ा, एच बटे टी किस तरफ बढ़ रहा है, इस साइड, और एच बटे टी घटा तो किस साइड घट रहा है, इस साइड। तो एच अपॉन टी का घटना ये कब घटता है, जब नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ती है। तो एच बटे टी का घटना मतलब इधर आना मतलब टेम्परेचर बढ़ना और आई का भी घटना, ठीक है, ये शो कर रहा है। तो एच अपॉन टी का आपके पास बढ़ना मतलब कि टेम्परेचर का घटना, तो आई का बढ़ना। तो एच अपॉन टी का आपके पास बढ़ना मतलब इधर जाना तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आई भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें उधर बोल रही थी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सब्सटेंस अपना लूज करने लग जाता है मैग्नेटाइजेशन, ये वो चीज़ है, ओके। ये था आपके पास क्यूरी लॉ। हिस्टेरिसिस करो। आपने एक मटेरियल लिया, सोलेनोइड के अंदर डाल दिया, या जैसे मान लो आपने एक सोलेनोइड के अंदर ही एक मटेरियल डाल दिया, ये ऐसा मान लो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें आपने कुछ करंट दिया, तो इस पर कोई एच मैग्नेटिक फील्ड लगा होगा और इसके ये कुछ मैग्नेटाइज भी होगा। तो एच और आई के बीच में ग्राफ बनाना आपने कि कितना आपने फील्ड अप्लाई करा, वो तो मैंने ले लिया इस एक्स एक्सिस पे, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है, और कितना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आया वो मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे। कितना फील्ड अप्लाई करने से कितना मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, इनके बीच में आप एक ग्राफ बना रहे हैं जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है। कितना फील्ड अप्लाई करने से कितना मैग्नेटाइजेशन आया, इनके बीच में एक ग्राफ है, इनके बीच की रिलेशन वो ग्राफ शो करता है, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है। हिस्टेरिसिस वर्ड का भी मतलब समझेंगे क्या है, तो इसको जरा सा देख के चलते हैं। मान लो एक मटेरियल है आपके पास, ओके, जब तक कोई फील्ड अप्लाई नहीं करा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक आप इसको मान सकते हैं, इसके अंदर डाइपोल कैसे होते हैं, रैंडम। कब होते हैं, जब आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो आई जीरो, तो उस टाइम पे एच भी जीरो। तो जब कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया मतलब एच जीरो है, उस टाइम पे इसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होता, उस टाइम पे आई भी जीरो। तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पर कोई एच फील्ड अप्लाई कर दिया। फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, डाइपोल जो थे अलग अलग डायरेक्शन में थे,
वे एक डायरेक्शन में आने स्टार्ट होंगे, पर एकदम से नहीं आ जाते, कुछ रैंडम भी रहेंगे, कुछ एक डायरेक्शन में भी आएंगे। कुछ एक डायरेक्शन में भी आएंगे तो जैसे जितना फील्ड अप्लाई करा उतना ही उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ गया, जितना फील्ड अप्लाई करा उतना मैग्नेटाइजेशन आया। थोड़ा सा फील्ड और अप्लाई करा तो और एच बढ़ाया आपने और आई इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सॉरी। तो आप जितना फील्ड बढ़ाते जाएंगे डाइपोल सारे एक डायरेक्शन में आते चले जाएंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन में थोड़े और डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, कुछ एक आध रैंडम भी रहेंगे। तो आपके पास एच बढ़ने से लगातार आई बढ़ रहा है, लगातार आई बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ता चला गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एच की बढ़ने से क्या होगा, सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे डाइपोल। अगर सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ गए तो अब ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया, इससे ज़्यादा ये मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकता। और तो क्या हो सकता था इसके बाद, ये सारे एक डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, जब सारे एक डायरेक्शन में आ जाते हैं उसके बाद आप एच कितना भी बढ़ा ले ये आ ही नहीं बढ़ेगा आपके पास। ठीक है, आई क्या होता था आपके पास, कितना सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, और वो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से दिखता है। अब सारे ही एक डायरेक्शन में आ गए, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता आपके पास, है ना। तो एक फील्ड की वैल्यू ऐसी आएगी जिसके बाद सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, उसके बाद उसका मैग्नेटाइज होना कांस्टेंट हो जाएगा और नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। इसमें क्या हो गया, सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ गए, डाइपोल जो है सब एक डायरेक्शन में आ गए। ओके, ये वाली कंडीशन। ठीक, पहले धीरे धीरे एच बढ़ रहा था, आई बढ़ रहा था, एच बढ़ रहा था, आई बढ़ रहा था, जब सारे एक डायरेक्शन में आ गए तो आई कांस्टेंट हो गया। अब एच कितना भी बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक दिखाया नहीं होगा बुक में, यहाँ तक दिखा देते हैं, सैचुरेशन कंडीशन आ गई। ठीक है, मान लो ये ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट तक हम पहुँच गए। ओके, अब सुनो, अब इन्होंने क्या देखा, इसका मैग्नेटाइजेशन वहाँ तक चला गया। अब इन्होंने फील्ड हटा दिया, क्या कर दिया, फील्ड जीरो कर दिया। तो पहले आप ग्राफ में यहाँ तक गए, फील्ड जीरो कर दिया, एच जीरो कर दिया। तो एच जीरो होते ही इन्होंने क्या सोचा कि भाई एच अप्लाई करा तो वैसे ही सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता चला गया, जैसे ही एच हटाया तो वैसे ही दोबारा से मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाना चाहिए था, लीनियरली ही, वैसा का वैसा ही। क्या बोला कि फील्ड अप्लाई करा तो जैसे जैसे फील्ड अप्लाई करा वैसे वैसे मैग्नेटाइज हुआ, जैसे ही फील्ड हटाया तो वैसे ही उल्टा उसको मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही फील्ड अप्लाई किया सब्सटेंस इसी कर्व को वापस फॉलो करने की बजाय, आई जीरो होने की बजाय सब्सटेंस इस कर्व को कुछ ऐसा फॉलो करता है, यहाँ पर इधर आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है, मतलब कि एकदम से ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये क्या था, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था, ये आपके पास कुछ बच गया, जीरो नहीं हुआ। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया, जो सारे एक डायरेक्शन में थे, जैसे ये सारे पहले क्या थे, एक डायरेक्शन में थे जब आपने एच अप्लाई करा था, जब आपने एच अप्लाई कर रखा था उस टाइम पे आई मैक्सिमम इसके अंदर आया हुआ था। जैसे ही आपने एच को जीरो करा तो अब ये टेम्परेचर की वजह से रैंडम होना स्टार्ट होंगे, अपने आप से थोड़ी होंगे, तो एक डायरेक्शन में टेम्परेचर की वजह से रैंडम होना स्टार्ट होंगे। तो ये एकदम से रैंडम नहीं होते, धीरे धीरे टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलेगी, कोई एक आधे का रैंडम होता जाएगा। तो कुछ एकदम से रैंडम नहीं हो पाएंगे, तो उसके अंदर एकदम से मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन आया था वो एकदम से जीरो नहीं होगा। ये जो कुछ आई की वैल्यू यहाँ पर बचने वाली है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसको क्या नाम दिया, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या है, ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा था वो रिमूव करने के बाद भी जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया इसके अंदर, रिमूव करने के बाद भी जो फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर बच गई, जो फील्ड इंटेंसिटी अंदर बच गई उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया, जीरो कर दिया, फिर भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया, कुछ इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गया, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। की कितना बच गया, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा बचता है, किसी में कम बचता है। मतलब कि सब्सटेंस से एकदम फील्ड हटाते ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होती, कुछ टाइम तक रहती है, धीरे धीरे टेम्परेचर का प्रभाव बढ़ेगा, ये सब रैंडम होएगा, धीरे धीरे जाके जीरो होएगा, एकदम से जीरो नहीं होता।
ठीक है। इस जैसे ही सब्सटेंस ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करी, इसके बाद कुछ बेशक फील्ड हटा लो, कुछ टाइम तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, कुछ रहती है, एकदम से जीरो नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। अब क्या चाहते हैं ये, इस प्रॉपर्टी को जीरो करना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि रिटेंटिविटी खत्म कर दे, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बचे ना। रिटेंटिविटी खत्म करने के लिए आप क्या चाहिए कि सारे के सारे रैंडम ओरिएंट हो जाए, है ना। आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बचे ही ना, तो ये सारे डाइपोल मोमेंट रैंडम ओरिएंट होने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में थे सब रैंडम थे, तो आपने बोला था I0 है, तो आपके पास कंडीशन है रैंडम होने की, रैंडम कर दो कि आपके पास दोबारा से जीरो हो जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि सारे लगभग ज़्यादातर उस डायरेक्शन में, तो अगर आपको रैंडम करना है तो इनको दूसरी डायरेक्शन की तरफ भेजना पड़ेगा। टेम्परेचर तो धीरे धीरे ला रहा है, तो आपको अगर भेजना है तो आप क्या करेंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर देंगे। जिस डायरेक्शन में पहले किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर देंगे, क्योंकि फील्ड का काम है डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में ले जाना, ठीक है। आपने इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए पहले H उस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, तो अब H इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। मान लो आपने H बढ़ाया, अगर आप H इस डायरेक्शन का बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से सारे डाइपोल दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो एक बार मुड़ते वक्त एक कंडीशन ऐसे भी आएगी जब आपके पास सब रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। रैंडम ओरिएंट होते ही I घटता जाएगा, रैंडम ओरिएंट हो रहे घटता जाएगा, और एक फील्ड की वैल्यू ऐसी आएगी जिस पे जाके आपके पास जो रिटेंटिविटी थी, जो उसके अंदर फील्ड बचा हुआ था, वो कितना हो जाएगा, जीरो। वाई एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है ना, तो फील्ड हो गया आपके पास जीरो। ये OH इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। कोरिसिविटी क्या है, कितना अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आपको अप्लाई करना पड़ा, कितना अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आपको अप्लाई करना पड़ा कि इसकी रिटेंटिविटी जीरो हो जाए, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ था, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, उसको जीरो कर दे, तो इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। अब क्या होगा, आपने फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, इसका तो काम है अपनी डायरेक्शन में लेके आना। ये धीरे धीरे क्या करेगा, जो रैंडम ओरिएंट हो गए थे उनको सबको अपनी डायरेक्शन में करना स्टार्ट करेगा। तो अपनी डायरेक्शन में करना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब जब भी डाइपोल एक डायरेक्शन में होंगे, जो मटेरियल आपके पास मैग्नेटाइज होता है एक ही डायरेक्शन में होना, पर अब की बार दूसरी डायरेक्शन में एक ही तरफ है, तो अब की बार सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने लग गया फिर से, पर दूसरी डायरेक्शन में। आपने फील्ड बंद नहीं किया था, अप्लाई कर रखा था, तो सब्सटेंस अब दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लग गया। I जो पहले ऊपर था अब I नीचे आ गया, दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक कंडीशन आएगी जब वो अपना मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, फिर रुक जाएगा आपके पास, है ना। फिर आपने फिर फील्ड जीरो करा, फिर फील्ड जीरो किया तो देखा अब उल्टी डायरेक्शन में फिर से रैंडम ओरिएंट होने लगे, पर जीरो एकदम से नहीं होता, कुछ रेजिडुअल फिर से बच गया, और ये उतना ही बचता है जितना ये था आपके पास, ठीक है। से बराबरी का बनाना होता है, उतना ही जितना O डैश था ये भी आपके पास उतना ही है, ठीक है। तो जब सारे इस डायरेक्शन में आ गए तो आपने फील्ड को जीरो कर दिया, तो टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे होना है आपके पास, एकदम से जीरो नहीं होएगा, तो कुछ फिर से बचेगा, ये भी रिटेंटिविटी ही कहलाती है, उतना ही है ये जितना वो था। फिर आप इसको जीरो करने के लिए फिर उल्टी डायरेक्शन में फील्ड देंगे, उल्टी डायरेक्शन फिर से ये हो जाएगी, फिर से कोरिसिविटी आएगी आपके पास की एक फील्ड की वो वैल्यू जो इसके सारे अंदर के बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर सके, तो उसको फिर से कोरिसिविटी बोलेंगे, फिर एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ चलता है, यहाँ से इधर आया इधर गया आपके पास, है ना। बात समझ में आई? दोबारा से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में रैंडम ओरिएंट थे तो H अप्लाई नहीं किया तो I भी जीरो था, सब जीरो से स्टार्ट हुआ। जैसे ही आपने H अप्लाई किया धीरे धीरे एक डायरेक्शन में आने लग गए, मतलब धीरे धीरे सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने लग गया, तो H बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है, H बढ़ रहा है तो I बढ़ रहा है। एक टाइम आने के बाद सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए तो सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। अब आपने फील्ड को जीरो कर दिया, फील्ड को जीरो करने से देखा कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन एकदम से जीरो नहीं हुआ, कुछ कुछ उसके अंदर बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रैंडमली ओरिएंट होना है और उसमें टाइम लगता है। तो सब्सटेंस इसी पाथ को वापस फॉलो करने की बजाय इस पाथ को फॉलो करता है और उसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाता है, एकदम से जीरो नहीं होता, धीरे धीरे जीरो होना है। आपने क्या सोचा, अब जीरो करना है तो आपको और रैंडमली ओरिएंटेड करवाना होगा, तो सब इस डायरेक्शन में है तो रैंडम ओरिएंट करने के लिए आपने दूसरी डायरेक्शन में फील्ड दे दिया। फील्ड आपने जैसे ही दूसरी डायरेक्शन में दिया तो एक फील्ड की जैसे ही सब रैंडम ओरिएंट होने लग गए, आई घटने लग गया, आई घटने लग गया, एक फील्ड की वैल्यू ऐसी आएगी जिसके बाद सब रैंडम ओरिएंट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस फील्ड को बोलते हैं कोरिसिविटी, फील्ड की वो वैल्यू जिसके बाद रिटेंटिविटी आपके पास जीरो हो जाती है।
पर जब फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, अब वो क्या करेगा, रैंडम ओरिएंट करने के बाद सबको अपनी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो सब एक डायरेक्शन में फिर से जाने लगे पर उल्टी डायरेक्शन में। तो आपके पास सब्सटेंस फिर से मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हुआ पर उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होएगा, फिर सारे जब एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद आगे ग्राफ नहीं जाएगा। ये इतना मैक्सिमम हो गया। अब फिर से आप फील्ड को जीरो करते हैं, फील्ड जीरो करते हो तो फिर से उसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया जैसे पहले बचा था, उसको जीरो करने के लिए फिर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करा तो कोरोसिविटी की वैल्यू फिर से आ गई कि कितना अप्लाई किया आपने कि जीरो हो गया। तो इसकी वजह से दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई करा था तो फिर डाइपोल फिर दूसरी डायरेक्शन में आ गए तो ये फिर एक मैग्नेटाइज हो गया मैक्सिमम वैल्यू तक। इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, तो जो ये आई है ये एच से पीछे चल रही है ना, एच आप पहले अप्लाई कर रहे हो, फील्ड पहले अप्लाई किया या फील्ड अप्लाई करके पहले तो साथ साथ चले थे, यहाँ जाने के बाद आपने फील्ड बंद कर दिया अप्लाई करना, पर आई बच गया ना इसके अंदर। आपने एच तो जीरो कर दिया था, जब यहाँ पे पहुंच गए तो एच जीरो कर दिया था, उसके बाद आई इसके अंदर बचा रह गया। तो ये एच जो था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और जो आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से पीछे चलना, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। इस फिनोमेना को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। द फिनोमेना ऑफ लैग बिहाइंड, द फिनोमेना ऑफ लैग्स बिहाइंड, लैग बिहाइंड मतलब पीछे चलना, ऑफ आई फ्रॉम एच, आई का एच से पीछे चलना, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का नाम दे दिया हिस्टेरिसिस और इस करो का नाम दे दिया हिस्टेरिसिस करो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको किसी सब्सटेंस का हिस्टेरिसिस करो पता है, मतलब आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, उसमें कितना कितना मैग्नेटाइजेशन आया वे वैल्यू नोट करते चले जाओ और ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस का हिस्टेरिसिस करो पता है तो आप उसकी रिटेंटिविटी निकाल सकते हो, आप उसकी कोरोसिविटी निकाल सकते हो, रिटेंटिविटी कोरोसिविटी निकाल के आप ससेप्टिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी निकाल के आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, उस मटेरियल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, फिर इन रिटेंटिविटी और कोरोसिविटी के बेस पर आप सब्सटेंस की यूज भी अलग अलग ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि आपके पास परमानेंट मैग्नेट बनानी है, या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, या आपके पास ट्रांसफॉर्मर कोइल बनानी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिटेंटिविटी इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ मैं आयरन की, सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन का जो ये ग्राफ होता है ये आपके पास ऐसा रहता है कुछ, बनना है तो खराब समझते हैं। सॉफ्ट आयरन का ग्राफ आपके पास थोड़ा सा यहाँ गया और यहाँ, सॉफ्ट आयरन का ग्राफ लंबा होता है और पतला रहता है। और अगर आपके पास स्टील का ग्राफ की बात करें, स्टील के ग्राफ की, तो स्टील का ग्राफ आपके पास चौड़ा रहता है पर छोटा रहता है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से। तो आयरन का जो है लंबा रहता है और पतला रहता है, स्टील का आपके पास चौड़ा रहता है पर छोटा रहता है। तो लंबा मतलब कि इसकी रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा है, रिटेंटिविटी ज़्यादा है। और इसकी रिटेंटिविटी क्योंकि ये छोटा है, ये डिस्टेंस कम है इसका, तो इसकी रिटेंटिविटी कम है, रिटेंटिविटी कम है। और कोरिसिविटी की बात करें, कोरिसिविटी की बात करें तो ये आपके पास पतला है। कोरोसिविटी ये होती थी ना कि कितना फील्ड अप्लाई करा, तो इसकी कोरोसिविटी कम है, इसकी कोरोसिविटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में इनका यूज़ करा जाता है प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके। जैसे आपको कोई परमानेंट मैग्नेट बनानी है, परमानेंट मैग्नेट आपको बनानी है, तो परमानेंट मैग्नेट किसको बोलते हैं, जो मैग्नेट ही बनी रहे आपके हर टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कम से कम मैग्नेट बनी रहे, उसमें फील्ड अप्लाई करके हटा दो तब भी वो मैग्नेट ही बनी रहे, है ना। परमानेंट, जो परमानेंट ही रहते हैं उसमें करंट वरंट थोड़ी देते हैं आप। तो परमानेंट मैग्नेट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, एक तो उसके पास शुरुआत में जब वो मैग्नेट बनाई गई होगी तो उस पर कुछ फील्ड अप्लाई करा होगा, तो एक तो वो जल्दी मैग्नेटाइज होनी चाहिए। जल्दी मैग्नेटाइज मतलब उसकी परमिएबिलिटी जल्दी मैग्नेटाइज होनी चाहिए, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा मैग्नेटाइज हो गया तो जैसे ही आपने उससे वो फील्ड सदा के लिए थोड़ी ना लगाए रखेंगे, वो तो एक बार उसको मैग्नेटाइज किया, फील्ड आपने हटाया, मैग्नेट बनानी है, फील्ड आपने हटाया, तो हटाने के बाद उस सबको बताया सभी मटेरियल्स में कुछ आपके पास रिटेंटिविटी बच जाती है। अगर रिटेंटिविटी कम हुई मतलब कि कम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, तो वो क्या काहे का परमानेंट मैग्नेट बनेगी, तो उसकी रिटेंटिविटी जो है वो ज़्यादा हो,
कि वो ज़्यादा अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचाए रखा है, तभी तो परमानेंट मतलब सदा के लिए मैग्नेट बनेगी, है ना। तो उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी कोरिसिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। कोरिसिविटी क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड हटा लगाते ही उसका फील्ड अंदर का जीरो हो जाए। तो अगर थोड़ा सा फील्ड लगाते ही अपोजिट डायरेक्शन में जीरो हो जाए तो कैसी परमानेंट मैग्नेट बनेगी। तो आपको ऐसा चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दे। कोरिसिविटी ज़्यादा होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फील्ड रिक्वायर्ड है उसको, उसका क्या करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फील्ड रिक्वायर्ड है उसको मैग्नेटाइजेशन जीरो करने के लिए। तो कोरोसिविटी भी हाई, रिटेंटिविटी भी हाई। ओके, तो ये सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करा स्टील को प्रेफर करा जाता है, स्टील को प्रेफर करा जाता है सॉफ्ट आयरन के ऊपर। स्टील को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि इसकी हालांकि रिटेंटिविटी कम है आयरन से, पर थोड़ी ही कम है, इसकी कोरोसिविटी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार परमानेंट मैग्नेट बन गई तो इसको वापस से वैसी जीरो इसका मैग्नेटाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड अप्लाई है, तो इसलिए स्टील को प्रेफर करा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में आपको सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करा जाता है। सॉफ्ट आयरन को क्यों प्रेफर करा जाता है, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी हाई है पर कोरोसिविटी कम है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर आपने करंट दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, इसने किसी चीज़ को उठा लिया। ठीक है, उठाने के बाद आपने कहीं ले जाके छोड़ना है, तो जैसे ही करंट बंद करा छोड़ दिया आपके पास, है ना। तो इसकी सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्या बोल रहा था, कोरोसिविटी कम होनी चाहिए, मेन प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करा जाता है। एक और चीज़ आपके पास, मतलब इन चीज़ों को देख के आप बता सकते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। एक और बात आपके पास हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस एक टर्म और है लास्ट। जब सब्सटेंस बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, मतलब एक बार उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, फिर उस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं एटम, तो इसकी वजह से लगातार हीट जनरेट होती है मटेरियल के अंदर। भाई बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से सब्सटेंस के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब उसकी एनर्जी लॉस होती रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं आपके पास हिस्टेरिसिस लॉस। ये लॉस किस वजह से आते हैं, बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है, इस कर्व का जो एरिया होता है वही क्या देता है आपके पास, हिस्टेरिसिस लॉस, एरिया ऑफ द कर्व। इस कर्व का एरिया क्या देता है आपके पास, हिस्टेरिसिस लॉस। तो आप क्या चाहेंगे, किसी जगह पे हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम हो तो इसके बीच का एरिया आपके पास कम से कम हो। तो स्टील और आयरन में किसका कम है आपके पास, स्टील का जो आयरन है ये आपके पास पतला है और लंबा है, तो इसका एरिया आपके पास कम होता है। इसलिए सॉफ्ट आयरन को, तो एरिया ऑफ कर्व अगर कम होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। तो सॉफ्ट आयरन जो है इसमें एरिया ऑफ कर्व कम होता है, तो इसमें लॉस भी कम होते हैं। अगर लॉस कम होते हैं तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मर कोइल्स में यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर कोइल बनाने में इसका यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसका हिस्टेरिसिस कर्व का जो एरिया होता है वो कम होता है, इसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस कम होते हैं। बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर कोइल को, क्योंकि एसी करंट आता है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बार बार में आपके पास इसमें क्या करना पड़ता है, इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम होने चाहिए, इसलिए सॉफ्ट आयरन को प्रेफर किया जाता है। इसका यूज़ एक बार फिर से आएंगे जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा आपको, तो एक बार फिर से इसका यूज़ बताऊंगा वहाँ पर जाकर। ये था आपके पास लास्ट टॉपिक, हिस्टेरिसिस करो। थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ गया मेरे को, ज़्यादा डिटेल में गए नहीं हम, पर फिर भी मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।